भारत के इतिहास में एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गायब होना। दशकों से एक ही सवाल है जो पूरे देश के जहन में गूंजता रहा है, उनके साथ आखिर हुआ क्या था। तो सवाल उठता है, भारत का वो सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है क्या? चलिए आज इसी राष्ट्रीय पहेली की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक सीधी सी टक्कर है। एक तरफ है ऑफिशियल रिपोर्ट जो कहती है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ है वो एक सवाल जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। क्या वो उस हादसे में बच गए थे और कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे? तो चलिए शुरू करते हैं इस जांच का पहला हिस्सा। कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल अंत में। जरा सोचिए, एक वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और भारत के सबसे जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अचानक से गायब हो जाते हैं। और ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं थी। अच्छा, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटिश भी शामिल थे, वो नेताजी को कैसे देखते थे। उनकी नज़र में नेताजी एक खतरनाक व्यक्ति थे। अब बात करते हैं उन सरकारी कोशिशों की जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए की गईं और जो खुद ही विरोधाभासों से भरी हुई हैं। देखिए, भारत सरकार ने दशकों तक इस मामले की जांच की और इसके लिए 3 बड़े-बड़े आयोग बनाए गए। सबसे पहले 1956 में शाह नवाज आयोग, फिर 1970 में खोसला आयोग और आखिर में 1999 में मुखर्जी आयोग। शुरू के जो 2 आयोग थे, यानी शाहनवाज और खोसला आयोग, दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे कि नेताजी की मौत 1945 की उसी प्लेन क्रैश में हुई थी और कई सालों तक यही ऑफिशियल स्टोरी बनी रही। लेकिन इन सारी ऑफिशियल जांचों में से सिर्फ और सिर्फ एक आयोग था जिसने इस प्लेन क्रैश की थियरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ एक। तो मुखर्जी आयोग ने साफ साफ कहा कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। लेकिन मजे की बात देखिए, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया और इसी वजह से ये रहस्य और भी गहरा गया। तो चलिए अब इस जांच के सबसे जरूरी फॉरेंसिक सबूत पर आते हैं। एक ऐसा सबूत जो इस केस को हमेशा के लिए सुलझा सकता था, और वो था जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी राख। कई दशकों तक सब यही मानते थे कि जापान के रेनकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं वो नेताजी की ही हैं। मतलब एक पक्के जवाब की उम्मीद थी। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी। इसके बाद एक विदेशी लैब से डीएनए टेस्ट कराने की बात हुई और फिर काफी इंतजार के बाद ऑफिशियल डीएनए रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। ऑफिशियल रिपोर्ट में क्या लिखा था पता है? ये सैंपल किसी भी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए नाकाफी है। मतलब साइंस का रास्ता भी एक और बंद गली साबित हुआ। अब देखिए, ये जो पूरा रहस्य है ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। ये एक इंटरनेशनल पजल था, एक ऐसी पहेली जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी शामिल थीं। कहा जाता है कि शीत युद्ध की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां थीं, सोवियत संघ की केजीबी, ब्रिटेन की MI5 और अमेरिका की CIA, वो सब इस मामले पर पैनी नजर रखे हुए थीं। एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि मित्र राष्ट्रों ने नेताजी पर युद्ध अपराधी का ठप्पा लगा दिया था। अब इसका मतलब ये था कि अगर वो प्लेन क्रैश में बच भी जाते तो भी उनकी जान को खतरा था। और हाँ, एक बहुत मजबूत थ्योरी ये भी है कि नेताजी ने शायद सोवियत संघ में पनाह लेने की कोशिश की होगी। इस एंगल से कहानी में एक और जियोपॉलिटिकल परत जुड़ जाती है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, आखिर ये रहस्य आज भी इतना सेंसिटिव और अनसुलझा क्यों है? ये जो कोट है ना, राष्ट्र राजनीतिक दलों से अलग है, ये इस रहस्य की जड़ तक जाता है। ये दिखाता है कि सच जानने की जो देश की इच्छा है और जो सरकारों का पॉलिटिकल कैलकुलेशन होता है, उसके बीच कितना तनाव है। मतलब एक पक्का सरकार की तरफ से माना हुआ जवाब ना मिलना, इसी को देश के लिए एक राजनीतिक त्रासदी कहा गया है। तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल पजल नहीं है, ये आज भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब इतिहास अधूरा रह जाता है तो फिर कहानी किसकी सुनाई जाती है?